नमस्कार। यदि आप हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट होने वाली है, क्योंकि अब आपको शहरों में जाकर हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे ही आपको बहुत अच्छे तरीके से बेस्ट कंटेंट के साथ टॉपिक वाइज जो है पूरी सीरीज़ मिल रही है। इसीलिए अभी समय नहीं है, बाद में देखें, देखना ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। पढ़ लिया था, क्या पढ़ लिए थे? ये जनपद पढ़ लिए थे, यानी कि अगर आप कल नहीं आए थे तो आप ये तो आपके लिए और भी अच्छी फैसिलिटी होगी कि आप जो आपका जो है कवर हो जाएगा, लेकिन इसका गलत फ़ायदा तो मत उठाओ यार, समझ रहे हो? ये अगर नहीं पढ़ा तो फिर हम कर लेंगे, जो चीज़ गलत है तो गलत है ना, ठीक है? तो आज हम कुलिंद जनपद के बारे में पढ़ेंगे। कुलिंद जनपद, कौन सा जनपद? कुलिंद जनपद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि कुलिंद जनपद जो है ये बेटा ऐसा जनपद है जिस पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? इस जनपद पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। किसने की थी? अर्जुन ने। पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करनी है। ये जो कुलिंद जनपद है आपको पता होना चाहिए, इसमें हमारे सिरमौर का इलाका आता है। किसका इलाका आता है? हमारे अपने सिरमौर का आता है, अंबाला का आता है, सहारनपुर, ये सारे के सारे इलाके पहले इसमें आते थे। ये सारे के सारे कुलिंद जनपद में, उत्तराखंड के कुछ इलाके किस में आते थे? कुलिंद जनपद में। सिरमौर तो आता ही था, सिरमौर के साथ आपका अंबाला के क्षेत्र आते थे, आपके उत्तराखंड के कुछ क्षेत्र आते थे, आपके सहारनपुर यूपी के कुछ क्षेत्र, ये सारे के सारे क्षेत्र जो है कुलिंद जनपद में आते हैं। किस में आते थे? कुलिंद जनपद। कुलिंद जनपद इसलिए इसको इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पर कुलिंद वृक्ष थे। क्या वृक्ष थे? क्योंकि यहाँ पर कौन से वृक्ष थे? कुलिंद वृक्ष थे। कौन से वृक्ष थे? कुलिंद वृक्ष। तो कुलिंद वृक्ष के कारण जो है इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कुलिंद पड़ा। आपको पता होना चाहिए अर्जुन ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले पेपर में कि कुलिंदों ने या कुलिंद क्षेत्र ने किसकी अधीनता स्वीकार की थी, तो कुलिंदों ने पांडवों की अधीनता जो है स्वीकार की थी। समझ रहे हो? आपको पता होना चाहिए, अगर पूछ लेगा कि कुलिंद जनपद का नाम कुलिंद क्यों पड़ा, तो कुलिंद वृक्षों के कारण। कुछ लोग ये कहते हैं कि यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, तो इसलिए भी इस क्षेत्र को कुलिंद कहा गया। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पर कुलिंद या बहेड़े वृक्ष थे, इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कुलिंद कहते हैं। समझ लो? तो फटाफट से अपने वाले लिखिए, लिखो जरा, कुलिंद जनपद यमुना नदी के आसपास का इलाका था। थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, थोड़ी। यमुना नदी के आसपास का इलाका था। और लिखो जरा, इस पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। इस पर अर्जुन ने विजय प्राप्त की थी। और लिखो जरा, क्या लिखेंगे? इस क्षेत्र में सिरमौर, अंबाला, सहारनपुर आदि के क्षेत्र आते थे। सिरमौर, अंबाला, सहारनपुर आदि के क्षेत्र आते थे। यह युधिष्ठिर के अधीन क्षेत्र था। युधिष्ठिर के अधीन क्षेत्र था। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे बेटा। ये युधिष्ठिर के अधीन क्षेत्र था। और आगे बढ़ेंगे, लिखो जरा, क्या लिखेंगे? लिख लिया? लिखो जरा, कुलिंद वृक्षों के कारण इस क्षेत्र का नाम कुलिंद पड़ा। कुलिंद वृक्षों के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? कुलिंद पड़ा। लिख लिया भाई? लिखो जरा, कुछ मान्यताओं के अनुसार लिख लिया? यमुना नदी का वैदिक नाम कालिंदी है, इसीलिए भी इस क्षेत्र को कुलिंद कहा गया। इसीलिए भी इस क्षेत्र को कुलिंद कहा गया है।
लिख लिया भाई, समझ रहे हो? इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, इसीलिए इस क्षेत्र को कहा गया है कुलिंद। क्या कहा गया है? कुलिंद। डन। तो ये थे महाभारत काल के समय के 4 जनपद जो हमने पढ़ लिए हैं। अब इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें आती है। क्या क्या आती है? अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। लिखो जरा, मौर्य काल और हिमाचल। मौर्य काल और हिमाचल। अगर आपको गर्मी नहीं लग रही है तो आप इसको बंद कर सकते हैं। अरे बेटे इसको नहीं, लाइट की क्या गर्मी है। क्या लिखेंगे? मौर्य काल और हिमाचल। क्या लिखेंगे? मौर्य काल और हिमाचल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भारत में मौर्य काल चल रहा था, यानी कि जब हमारे देश में, आज के समय की बात नहीं है, उस समय की बात है, जब मौर्य काल चल रहा था, उस समय आपके हिमाचल की क्या कंडीशन थी, उस समय आपके हिमाचल की क्या स्थिति थी, उस समय आपके हिमाचल में क्या चल रहा था, यही सारी चीज़ों में हम पढ़ते हैं क्या? मौर्य काल और हिमाचल। तो मेरे प्यारे बच्चों, मौर्य काल में एक नाम आता है, हालांकि मौर्य साम्राज्य से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन मौर्य काल में आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक नाम आता है सिकंदर। क्या आपने सिकंदर का नाम सुना है? क्या आप लोगों ने सिकंदर का नाम सुना है? सुना तो होगा आपने कभी। एक डायलॉग भी है, जो जीता वही सिकंदर। सुना है आपने? जो जीता वही सिकंदर। यानी कि जो जीता वही सिकंदर। इसका मतलब कि सिकंदर कोई छोटी मोटी हस्ती तो नहीं थी, सिकंदर बहुत बड़ी हस्ती थी। सिकंदर जो था एकमात्र ऐसा शासक था जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था। कितनी दुनिया को? आधी दुनिया को अकेले सिकंदर ने जीत लिया था। सोच लो आप लोग, आधी दुनिया को, बोलते हुए भी यार आधी दुनिया कितनी है, समझ रहे हो? और उसके पास इतनी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि वो जो है अपनी दुनिया भर की, यानी कि अगर हम आज के टाइम की बात करें तो आधे भारत को वो बड़े प्यार से पाल सकता था। समझ रहे हो? तो आप सोच भी नहीं सकते उसकी शक्तियां, कि उसके पास कितनी शक्तियां थी। लेकिन जब वो मरा था तो उसकी केवल 3 इच्छाएं थी। जब सिकंदर मरा था ना, तो उसकी 3 इच्छाएं थी कि जब मैं मरूं तो जो वैद्य इस समय बीमारी के समय मेरा इलाज कर रहे हैं, उनको मेरे पास बुलाया जाए और मेरे जो शव है उसको जो है वही लोग कंधा देंगे, ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि जब मौत आती है तो कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी हकीम हो, कोई भी वैद्य हो, उस मौत को नहीं रोक सकता। कहते जब मैं मरूंगा, दूसरी चीज उसने कही, जब मैं मरूंगा तो जितनी भी मेरी दौलत है, जहां जहां से मेरी लाश गुजरेगी, उस लाश से आगे आगे जो है उस दौलत को बिछाया जाए, ताकि दुनिया को पता चले कि दौलत यहीं की यहीं रह जाती है, इसलिए ज़्यादा लालच मत करो। तीसरी बात उसने कही थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरे हाथ बाहर की ओर खुले छोड़ दिए जाएं, ताकि दुनिया को पता चले कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे बात? तो ये 3 चीजें उसने कही थी, लेकिन शासक बड़ा महान था सिकंदर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो सिकंदर मुख्य रूप से यूनान का शासक था। कहां का था? सिकंदर मुख्य रूप से यूनान में एक जगह है मकदुनिया, वहां का वो शासक था। तो सिकंदर जब हिमाचल आया था, उसके पीछे भी एक कहानी है। और क्या कहानी है बेटा? क्या कहानी है? देखिए बेटा, 326 बीसी की बात है, 326 बीसी की बात है। सिकंदर ने भारत को जीतने का अभियान बनाया। आधी दुनिया को जीतने के बाद सिकंदर ने अब भारत को जीतने का प्लान बनाया कि भारत को मैं कैसे जीत सकता हूं। तो सबसे पहले उसने 326 में पंजाब पर अटैक किया, और पंजाब का एक राजा था पोरस। कौन था? पोरस को उसने हरा दिया। उसको हराने के बाद धीरे धीरे वो भारत के क्षेत्रों की तरफ बढ़ा और छोटे छोटे क्षेत्रों पर अटैक किया।
और एंड में आखिर में आते आते हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आ गया। कहां आ गया? हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आ गया। जब उसने लगभग सारा भारत जीत लिया था तो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आ गया। और जब वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में आया तो मैंने आपको बताया था कि कुल्लू में एक जगह पड़ती है क्या? रोहतांग दर्रा, जहां से निकलती है ब्यास नदी और पूरे कुल्लू में बहकर चली जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जब सिकंदर कुल्लू में आया तो उसको ब्यास नदी का सामना करना पड़ा। ब्यास नदी को पार करने के लिए उसको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और क्या क्या मुश्किलें थी, सुनो मेरी बात। आज के टाइम में तो पुल है, सुविधाएं हैं, अगर सड़क नहीं है तो हवाई जहाज है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था। तो आज के टाइम में तो नदी कम भी हो गई है, उस टाइम तो नदी बहुत फैली हुई थी और बरसात का ऊपर से मौसम था। तो सिकंदर ने जैसे ही नदी को पार करने का साहस किया, सिकंदर ने जैसे ही नदी को पार करने का साहस किया तो उसके सैनिकों ने रोका कि महाराज नदी को हम पार नहीं कर सकते, अब हम नदी को पार नहीं कर सकते, इसका फ्लो तो देख लो, हम तो खत्म हो जाएंगे। दुश्मन ने अगर हमने पार भी कर लिया और पार से दुश्मन ने अटैक कर लिया तो हम तो भाग भी नहीं पाएंगे। तो सिकंदर ने कहा कि भाई नहीं, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, भाई नदी तो पार करनी पड़ेगी किसी भी हालत में। तो पहले ज्योतिषों का बड़ा ज्यादा प्रचंड, ज्योतिष ने अगर बोल दिया कि चल भाई तेरी भैंस बन जाएगी, मान लो कोई पंडित है, पंडित ने बोल दिया अगले जन्म में तेरी भैंस बन जाएगी, तो मान लेते थे कि हाँ भाई बन जाएगी। किसने कह दिया, श्राप दे दिया, हाँ भाई मेरा श्राप है कि तू इसी जन्म में बूढ़ा होते होते तेरा मुर्गा बन जाए। तो श्राप बड़ा तकड़ा, पहले ज्योतिषों का पहले बड़ा तकड़ा सिस्टम था। तो उन्हीं में से एक सेनापति था कोइनोस, जिसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि सर हम ब्यास नदी को पार नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा फ्लो है, खत्म हो जाएंगे। उसकी तो नहीं मानी। वहीं एक छोटा मोटा ज्योतिष था, ज्योतिष ने कह दिया कि महाराज पार मत करो, आपके लिए नक्षत्र सही नहीं है। तो सिकंदर हड़बड़ा गया कि ज्योतिष ने बोल दिया, लेकिन सिकंदर ने एक बात कही कि भाई अगर मैंने ब्यास नदी को पार नहीं किया तो मैं हिमाचल को विजिट नहीं कर सकता, और अगर मैंने इस क्षेत्र को विजिट नहीं किया तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा कि मैंने पूरे भारत को भी जीता था। मुझे किसी ना किसी करके तो प्रूफ करवाना पड़ेगा कि मैंने पूरे भारत को जीता था। कहते देखो भाई पार तो आप नहीं जा सकते, अब ब्यास नदी को आप कैसे पार करते हैं ये आप देख लो, हमारी तरफ से तो साफ मना है, सैनिकों ने मना किया, ज्योतिषों ने मना किया। तो सिकंदर ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आप कहे तो मैं आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं प्रूफ करने के लिए करूं क्या। तो किसी ने सलाह दी कि एक काम आप कर सकते हैं कि आप जो है अपनी कुछ निशानियां यहां छोड़ सकते हैं, जो आगे आने वाले समय तक इस बात की निशानी रहेगी कि आपने भारत को जीता था। तो सिकंदर ने ब्यास नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप मतलब पत्थर के बड़े बड़े, कुछ भी हो सकता है। स्तूप क्या होता है, कोई मूर्ति होता है, कोई आपका पत्थर का कोई नक्काशी होगी जिस पर उसने अपना सिकंदर जो भी अपनी चीजें लिखी, समझ रहे हो। तो सिकंदर ने ब्यास नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? 12 स्तूपों का निर्माण, जो कि अब खत्म हो चुके हैं। कुछ लोग बहुत थके हुए थे, कुछ लोग जो है वहीं से जो है वापस अपने यूनान लौट गए थे, लेकिन कुछ लोग, सिकंदर के कुछ लोग जो है कहां बस गए थे, उसी क्षेत्र में रह गए थे कि हम यही रहेंगे सर, हमसे हम नहीं चला जा रहा है, हम यही रह लेंगे, देख रेख कर लेंगे, इन फ्यूचर कभी मौका मिलेगा तो देख लेंगे। तो सिकंदर के कुछ लोग जो वहीं रहे थे, वहीं पर निवास करने के कारण, उस समय से लेकर वहीं पर रहने के कारण जो है उन्होंने अपना पूरा गांव वहां पर बसा लिया। बढ़ते बढ़ते एक पूरा गांव बन गया और पूरे गांव का नाम रखा गया मलाना गांव। क्या रखा गया? मलाना गांव। तो मलाना गांव जो है, इस गांव को सिकंदर से जोड़ा जाता है क्योंकि सिकंदर के वंशज यहां रहे थे, सिकंदर के समय के लोग यहां पर रहे थे। इसीलिए मलाना गांव में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। वो अपनी ही मनमानी करते हैं। देखा होगा वहां पर जो है, जो आपकी भांग है वो चरस जो है वो लीगल है वहां पर जात पात इतनी ज्यादा होती है कि आपकी परछाई तक आपके गांव में घुसने से पहले आपकी जात पूछ जाएगी, यहां भी किस कास्ट का है। छोटी कास्ट का होगा तो परछाई तक नहीं आपको आपकी लगने देंगे, आपको पानी छूने तक नहीं देंगे आपको आसपास। बहुत तकड़ा उनका अपना चलता है, बूढ़े बच्चे सब वहां बीड़ी सिगरेट तकड़े लेवल चलता है वहां पर। ठीक है, मलाना गांव दो ही चीजों के लिए फेमस है। किसके लिए? एक तो किसके लिए?
एक तो आपका चरस के लिए, दूसरा अपने प्राचीन लोकतंत्र के लिए। सब लोग बोलते हैं मलाना का चरस, आहा, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है, समझ रहे हो। तो सिकंदर जब हिमाचल आया था तो उसने ये सारे फेस यहाँ पर रखे थे, यानी कि फेस उसको सारी समस्याओं का यहाँ पर करना पड़ा था, तो फिर वो वहीं से जो है वापस चला गया। तो पेपर में सवाल आता है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया? 326 ईस्वी में, ईस्वी पूर्व में। अगर आपसे पूछेगा उसने पंजाब के किस शासक पर अटैक किया था? पोरस पर। कब किया था? 326 में। कब किया था? 326 बीसी में। अगर आपसे पूछ लेगा क्या पूछ लेगा कि जो हमारा सिकंदर था, सिकंदर ने किस नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया? ब्यास नदी के किनारे। सिकंदर ने ब्यास नदी को पार करने से मना किया, सबसे बड़ा कारण क्या था? सेनापति कोइनोस और ज्योतिषों द्वारा मना करना। ये हजारों बार पेपर में आ चुका है और मैं फिर बता रहा हूं, ये मेरे सवाल नहीं, पेपर के सवाल है बेटा। किस गांव को मलाना गांव से जोड़ा जाता है और किस व्यक्ति को मलाना गांव से जोड़ते हैं? सिकंदर महान को। फटाफट लिखेंगे, लिखो जरा। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत विजय अभियान शुरू किया था। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत विजय अभियान शुरू किया था। सिकंदर ने 326 बीसी में भारत विजय अभियान शुरू किया था। लिख लिया भाई? क्या किया था? भारत विजय अभियान शुरू किया था। सिकंदर ने हिमाचल प्रदेश की ब्यास नदी को पार करने से इनकार किया। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण उसके ज्योतिष और सेनापति कोइनोस द्वारा मना करना था। उसके ज्योतिष और सेनापति कोइनोस द्वारा मना करना था। थोड़ी स्पीड बढ़ाएं बेटा। कोइनोस द्वारा मना करना था। आगे बढ़ें, बताइए। कोइनोस द्वारा मना करना था। सिकंदर ने ब्यास नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया, जो कि अब नष्ट हो चुके हैं, जो कि उसके भारत अभियान की निशानी का सबूत देते हैं। फटाफट लिखो, देर मत करो। ब्यास नदी के किनारे 12 स्तूपों का निर्माण करवाया, जो कि उसके भारत अभियान की क्या करते हैं? निशानी का सबूत देते हैं। निशाने दे जा आए बेशोरुआ दे जा तू सुनेरी बेकांगणी है भाई। लिख लिया? आराम से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हो गया स्पीड मेरा टॉपिक, ये सिकंदर वाला तो ये ही हुआ। आगे बढ़ें। अब सिकंदर तो था समकालीन चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद का। अब मेन बात करते हैं कि भैया जब मौर्य साम्राज्य एक्चुअल में चल रहा था, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हिमाचल की क्या कंडीशन थी? तो वैसे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमाचल के लिए उतना कुछ नहीं किया बेटा, लेकिन ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था बेटा? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? कश्मीर के राजा प्रवर्तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक की घनानंद को हराने में सहायता ली थी, और साथ में हिमाचल के कुछ राजाओं का सहयोग भी लिया था। हिमाचल के कुछ राजाओं का सहयोग, लिख लो अपने पास। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराने के लिए कश्मीर के राजा प्रवर्तक की सहायता और हिमाचल प्रदेश के राजाओं का सहयोग लिया था। लिख लिया था? लिख लिया जी? बताइए जी। लिख लिया जी? डन? अच्छा लिखो जरा, और लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कुल्लू के राजा चित्रवर्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कुल्लू के राजा चित्रवर्मा ने चंद्रगुप्त मौर्य का विरोध किया था। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कुल्लू के राजा चित्रवर्मा ने चंद्रगुप्त मौर्य का
विरोध किया था। लिख लिया जी? नहीं लिखा? लिख लिया? अच्छा, आज सिरमौर का नाम क्या है? आज सिरमौर का नाम क्या है? सिरमौर है। क्या आप लोग जानते हैं कि मौर्य काल में सिरमौर का नाम क्या था? मौर्य काल में सिरमौर का नाम क्या था, पता है आपको? देखिए, सिरमौर के नाम के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। एक मान्यता उनमें से यह भी है कि मौर्य साम्राज्य, जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य कहां था? मगध में। मगध कहां है? बिहार। तो जहां तक ये मौर्य साम्राज्य फैला था, ऐसे कहते थे कि ये जो सिरमौर क्षेत्र है, उस टाइम सिरमौर नाम तो नहीं था, लेकिन ये जो सिरमौर क्षेत्र था ये मौर्य साम्राज्य के ठीक ऊपर था, जैसे मेरे सिर के ठीक ऊपर। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिरमौर जो था मौर्य साम्राज्य के, ये जो मौर्य साम्राज्य है इसके ठीक सिर के ऊपर था। तो फेमस क्या हुआ? मौर्य काल में इसका कुछ और नाम था। क्या था? शिर मौर्य। शिर मतलब सिर, और मौर्य मतलब मौर्य साम्राज्य के ठीक सिर के ऊपर। यानी कि मौर्य साम्राज्य के ठीक ऊपर होने के कारण मौर्य काल में इसका नाम क्या था? मौर्य काल में इसका नाम क्या था? शिर मौर्य। क्या था? शिर मौर्य। क्या था? शिर मौर्य। और बाद में मॉडिफाई करके क्या हुआ? सिरमौर। एक मान्यता तो यह है। दूसरी मान्यता सिरमौर के नाम के पीछे यह है कि सिरमौर का प्राचीन नाम क्या था? सुलेखिना था। तीसरी मान्यता यह है कि सिरमौर के लोग जो है पुराने समय में सिरमौरिया देवता की पूजा करते थे, तो कहते हैं उसके नाम पर सिरमौर का नाम सिरमौर पड़ा। अलग अलग मान्यता है। मैंने क्या बोला? हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास है, कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि इस जगह पर यह कहा गया है। मैंने आपसे सुना है, आपने किसी और से सुना है, उन्होंने किसी और से सुना है। आगे से आगे जो है इस तरह से कहानियां चलती गई, बनती गई, कहानियां चलती गई, बनती गई, चलती गई, बनती गई, और इस तरह से बन गया था आपका एक मॉडिफाइड नेम, जिसका नाम क्या है? सिरमौर। तो अपने पास आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लिखो जरा, मौर्य साम्राज्य को, सिरमौर का मौर्य काल में नाम शिर मौर्य था। ये पेपर में आता है बेटा। मौर्य काल में सिरमौर का नाम क्या था? शिर मौर्य। क्यों? मौर्य साम्राज्य के ठीक सिर पर था। इतनी बात समझ आई? मौर्य साम्राज्य का बेटा एक राजा आता है, फिर आगे अशोक। मौर्य साम्राज्य का एक राजा आता है बेटा, कौन? अशोक। अशोक की अगर मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे ज्यादा ये बेवकूफ राजा था। बेवकूफ का मतलब ये है कि दुनिया का सबसे ज्यादा, ये जिसको हम बोलते हैं ना निर्दयी, दुनिया का सबसे ज्यादा निर्दयी राजा था। ये निर्दयी समझते हो? जिसको किसी के प्रति दया ही नहीं है। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? भाई, इसका जो बाप था उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। और बिंदुसार के 101 पुत्र थे। सोच लो, एक राजा के 101 पुत्र थे। आप सोचेंगे कैसे बेटा? 16 रानियां भी तो थी। एक औरत 101 पुत्र थोड़ी पैदा कर पाएगी, 16 रानियां भी तो थी। तो निर्दयी में इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि अशोक ने राज्य की प्राप्ति के लिए अपने 99 भाइयों को खत्म कर दिया। राज्य की प्राप्ति के लिए 99 भाइयों को मार दिया। सोच लो, 99 भाइयों को खत्म कर दिया। खत्म, डेड, टाटा, बाय बाय। समझ रहे हो? एक भाई उसका बच गया था, पता नहीं किस गुटफेदी में उसने उसको बचा दिया था, वरना उसकी भी टपकाने की बारी आई थी। और दूसरा कारण क्या था? जब अशोक गद्दी पर बैठ गया था, हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो इसलिए बता रहा हूं आपको मैं। जब अशोक गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठने के 8वें साल बाद उसने एक लड़ाई लड़ी थी, कलिंग की लड़ाई। किसकी लड़ाई लड़ी थी? कलिंग की लड़ाई। कलिंग की लड़ाई में उसने 1.5 लाख लोगों को मारा था। कितने लोगों को? 1.5 लाख लोग। सैनिक होते तो काम चलता, सैनिक ही नहीं, छोटे छोटे बूढ़े थे, छोटे छोटे बच्चे थे। छोटे छोटे बूढ़े मतलब कि जो भी रहता है उसमें जो है आपका जो है औरतें थी, बच्चे थे, लोग थे, मतलब वो लोग जो बिल्कुल निर्दोष थे। तो उस जीत को देखकर वो बड़ा खुश हुआ, और जब वो जीत का जश्न मनाने के लिए सुबह मैदान में फिर से आया कि देखता हूं कि मैंने कितनी लाशें गिराई, तो उसने देखा था कि कुछ बच्चे जिंदे पड़े हैं,
बेचारे रो रहे हैं, उनकी माएँ मरी हुई है, बेचारे गोद में रो रहे हैं। और देखा कि छोटे छोटे बच्चे, किसी की बाजुएं कटी हुई है, किसी की गर्दन कटी हुई है, मरे पड़े हैं बेचारे, बुजुर्ग, बूढ़ी औरतें, किसी के हाथ में कुछ पड़ा है, किसी के हाथ में बर्तन धरे के धरे रह गए, किसी के हाथ में तलवारें हैं, मरे हुए हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, बच्चे हैं बेचारे, बहुत सारे बच्चे जो काम कर रहे थे उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो उसको अपने ऊपर बहुत घिन आई, खासकर जब उसने बच्चों को देखा, हो जिनकी क्या, छोटे छोटे बच्चे, जिनकी क्या गलतियां, और छोटे मोटे ने 1.5 लाख लोग, समझ रहे हो। तो उसके दिल में उसको अपने आप से घिन होगी यार कि मैंने जिंदगी में इतने ज्यादा पाप किए, मैं इन पापों से मैं कैसे छुटकारा पाऊं यार। ये जो हिंदू धर्म है ना, वो हिंदू धर्म को मानता था, ये जो हिंदू धर्म है ना, ये बड़ा खराब धर्म है, इसने मुझसे बहुत पाप करवा दिए और अब मुझे ये पाप नहीं करने हैं और मुझे इन पापों से अब बिल्कुल दूर होना है। अब मैं ऐसा क्या करूं, मैं इस हिंदू धर्म से बहुत नफरत करने लग गया हूं और मुझे अब ऐसा धर्म चाहिए जहां पर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। तो उस समय एक ही धर्म था, बौद्ध धर्म, जो अहिंसा पर आधारित है, जो जिसमें लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो अशोक ने क्या कर दिया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया, तो उसने पहले खुद शिकार करना, उसके दरबार में जो औरतें नाचती थी वो सब कुछ बंद करा दिया, दारू पीनी उसने सब कुछ बंद कर दिया और बौद्ध धर्म का दुनिया भर में उसने क्या कर दिया, प्रचार करना शुरू कर दिया। उसने क्या कर दिया, अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने भेज दिया, क्योंकि बौद्ध धर्म का प्रचार जगह जगह पर किया। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, वो तो इंडियन जीके का पार्ट है, वो हम इंडियन जीके टाइम पढ़ चुके हैं। हम ये पढ़ना चाह रहे हैं सर कि उसने हिमाचल के लिए क्या किया। तो हिमाचल के लिए उसने क्या किया बेटा, हिमाचल के लिए अशोक ने क्या किया, हिमाचल प्रदेश में अशोक ने मझिम नाम का बौद्ध भिक्षु भेजा था और इसके साथ और भी 4 लोग भेजे थे। तो हिमाचल आने वाला सबसे पहला बौद्ध भिक्षु कौन था, मझिम था, और इसके साथ और कौन आए थे, 4 लोग और आए थे। कब आए थे बेटा, ये आए थे 242 बीसी में। 242 बीसी में हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ और अशोक ने मझिम को जब बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए हिमाचल भेजा, तो इसने हिमाचल में भी तरह तरह के स्तूप बनाए। इसने क्या किया, हिमाचल में भी तरह तरह के स्तूप बनाए। हिमाचल में भी क्या किया, तरह तरह के क्या बनाए, स्तूप बनाए, जिनमें से कि 2 स्तूप थे, जो कुल्लू के कलत में था और कांगड़ा के चेतड़ू में। ये पेपर में आता है बेटा, अशोक ने कहां कहां पर बौद्ध स्तूप बनाए, कुल्लू के कलत और कांगड़ा के चेतड़ू में अशोक ने क्या बनाए, बौद्ध स्तूप बनाए। लिखो जरा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए मझिम नामक बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा था। किसको भेजा था, मझिम नामक बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मझिम नामक बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा। किसको भेजा, मझिम नामक बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा। लिख लिया, किसको भेजा, मझिम नामक बौद्ध भिक्षु को हिमाचल भेजा। तो लिखो जरा, मझिम हिमाचल आने वाला सबसे पहला बौद्ध भिक्षु था, जो कि 242 में आया था। कब आया था, 242 में आया था, जो कि कब आया था, 242 में आया था, 242 में आया था। लिख लिया, ईस्वी पूर्व। लिख लिया जी, पक्का लिख लिया। क्या लिखा, 242 बीसी में कहाँ आया था, कहाँ आया था, हिमाचल आया था। अशोक ने कुल्लू के कलत और कांगड़ा के चेतड़ू में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। बौद्ध स्तूपों का निर्माण, ये पेपर में आता है। अशोक ने कुल्लू में, कहाँ पर, कुल्लू के कलत और कांगड़ा के चेतड़ू में बौद्ध स्तूपों का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। ये पेपर के सवाल है, ये मेरे नहीं है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो पेपर में आएगा वो आपको करना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी हालत में करना पड़ेगा बेटा। घर से तुम लोगों को पढ़ने भेजा है, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, यही तुम्हारा फाइनल उद्देश्य है। बस मछली की तरह, अर्जुन की तरह आपका एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मछली की आंख पर तीर लग जाए। उसी तरह से आपका भी एक ही उद्देश्य है, अपने मन में सिर्फ आप फालतू के विचारों को अपने मन से उड़ा दो और सिर्फ इतना सोचो
कि अगर मैं पढ़ूंगा तो ही नौकरी लगेगी, क्योंकि नौकरी तो पढ़ के ही लगेगी। अगर आप सच में नौकरी करने के लिए आए हैं तो नौकरी कैसे लगेगी आपकी? पढ़ के ही लगेगी। अब जब आपको पता है कि नौकरी पढ़ के ही लगेगी तो क्यों नहीं ढंग से पढ़ लेते भैया? क्यों 5-6 साल आपने इधर उधर वेस्ट कर रहे हो? समझ रहे हो? तो जब नौकरी पढ़ के ही लगेगी तो केवल कहाँ ध्यान दो? पढ़ाई पर ध्यान दो। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, आ रहा है जा रहा है, कोई फोन चला रहा है नहीं चला रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? टीचर इंस्टीट्यूट में आ रहा है, आपको आना चाहिए। बच्चे इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इस बात का आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ा रहे, आपको टीचर पढ़ा रहा है। टीचर आपको पढ़ाने के लिए प्रेजेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्लास में हाजिर होना पड़ेगा बेटा। समझ रहे हो? बच्चे तो एग्जाम में भी आपके साथ नहीं होंगे, वो भी अलग अलग बैठे होंगे। तो अभी अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो जिंदगी आपके साथ टाइम वेस्ट करोगे। समझ रहे हो? आइए आगे बढ़ते हैं यार। देखो भाई लोगों, जब मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ था, तो मौर्य साम्राज्य के खत्म होने के बाद बेसिकली क्या हुआ था, इसके बाद आए थे शुंग आए थे, शुंग आया था, और आपका शक आए थे, कुषाण आए थे। इन्होंने इतना हिमाचल के लिए कुछ नहीं किया, इनका हिमाचल से उतना लेना देना नहीं है। लेकिन कहते हैं कि कुषाण वंश का एक शासक था कनिष्क। ठीक है जी? तो कनिष्क का सिक्का जो है, कनिष्क के यानी कि कुषाणों के जो सिक्के हैं, लिखो जरा, कुषाणों के 40 सिक्के, कुषाणों के 40 सिक्के कालका क्षेत्र में मिले हैं, कालका क्षेत्र में। ठीक है जी? कुषाणों के 40 सिक्के कालका क्षेत्र में मिला है। ठीक है जी? और कनिष्क का एक सिक्का कनिहारा में मिला है, कनिहारा, ये भी हिमाचल का ही क्षेत्र है। कनिहारा अब नहीं है, ठीक है जी, है तो उसका नाम कुछ और है। कनिहारा में भी कनिष्क का सिक्का मिला है। ठीक है जी? कनिहारा, बात समझ आई कि नहीं आई बेटा? ठीक है? तो ये था बेटा मौर्य काल और हिमाचल। इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के आएँ, और मैं एक बार फिर से कहूँगा कि पढ़ लो। पढ़ाई ही आपकी सच्चा साथी है। याद रखना है आपने एक बात को, कि अगर आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो शिक्षा के आगे अच्छे अच्छे लोग झुक जाते हैं। इज्जत उसी की है जो बच्चा पढ़ा लिखा है। अभी आप घर जाते हो, अभी आपकी उतनी इज्जत नहीं है, लेकिन अगर आप नौकरी लेके घर जाओगे तो आपके पड़ोसी बोलेंगे आजा भाई चाय पी लिया, चाय पी लिया, आपके लिए कुर्सी भी ले आएंगे। अभी आप बोलेंगे बैठ जाएगी, यहीं बैठ जा नीचे, फिर आपके लिए कुर्सी भी ले आएंगे, आपकी बढ़िया खातिरदारी भी करेंगे, इज्जत भी करेंगे आपकी। समझ रहे हो? इसीलिए पढ़ो। हम आपके ही फायदे की बात कहते हैं, हम आपके नुकसान की बात नहीं कहते हैं। ठीक है? अब जिनको नहीं आना है, एब्सेंट रहना है, रहने दो, आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे हो? बताइए। इसीलिए बेटा पढ़ो, कल के लिए ऐसा ना लगे आपको कि यार हमने 8-10 साल मेहनत भी की थी और फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन बेटा उनको भी तो देखो जिन्होंने पूरी कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत की थी, एक भी समय उन्होंने व्यर्थ नहीं गवाया था अपना। खूब दिन रात किताबों में उन्होंने अपनी नज़र गाड़ी थी, और किताबों में झुके हुए सर हमेशा उठे रहते हैं, ये बात हमेशा आपने याद रखनी है। ठीक है? बताइए जी। तो इसको आपने पढ़ के आना है, तभी जाकर कुछ होगा। और कल हम इसके आगे का जो पार्ट है वो हम करेंगे, क्योंकि पेपर में आता है। पेपर में आएगा तो करना पड़ेगा, वरना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा।